हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका A2 न्यूज़ अपडेट्स में। और आज तारीख है 13 नवंबर 2024, दिन बुधवार, हिंदी तिथि द्वादशी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं देश विदेश की तमाम बड़ी खबरें फटाफट से। डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से फ़ोन पर बात की, यूक्रेन युद्ध को लेकर विचार विमर्श किया और संघर्ष न बढ़ाने की सलाह दी। उन्होंने रूस को यूरोप में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति की चेतावनी दी और उपमहाद्वीप में शांति बनाए रखने पर चर्चा की। उत्तराखंड दिसंबर में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन से पहले अपनी पहली योग नीति लागू करने की तैयारी कर रहा है। यह नीति योग विधाओं को बढ़ावा देने, रोजगार के अवसर बढ़ाने और योग केंद्रों को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित होगी। विस्तारा आज अपनी आखिरी उड़ान भरेगी। इसके बाद 12 नवंबर से एयर इंडिया विस्तारा के सभी फ्लाइट्स का संचालन करेगी। नवंबर 2022 में हुई मर्जर डील के बाद एयर इंडिया ग्रुप देश की सबसे बड़ी डोमेस्टिक और सबसे बड़ी इंटरनेशनल एयरलाइन बन गई है। एप्पल ने आईफोन 15 प्रो और प्रो मैक्स के लॉन्च के साथ आईफोन 13 सहित कुछ पुराने मॉडल्स का उत्पादन बंद कर दिया है। इससे उन उपयोगकर्ताओं को झटका लगा है जो कीमत में कटौती के बाद इन मॉडल्स को खरीदने की योजना बना रहे थे। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि चीनी सेना और नौसेना के जहाज ताइवान के दक्षिण पश्चिमी और पूर्वी वायु रक्षा क्षेत्र में घुस गए। यह पिछले 5 महीनों में चीन की ताइवान के हवाई क्षेत्र में कई बार की गई घुसपैठ में से एक है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। वे न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ का स्थान लेंगे। खन्ना 1983 में दिल्ली बार काउंसिल में शामिल हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बने और जनवरी 2019 में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त हुए। इराक में लड़कियों की शादी की उम्र 9 साल करने का प्रस्तावित कानून विवादित है। यह इस्लामी शरिया कानून के आधार पर है, जिसका उद्देश्य लड़कियों को अनैतिक संबंधों से बचाना है, लेकिन इससे महिलाओं के अधिकार और विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि भारत को विश्व की महाशक्तियों की सूची में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और विशाल आबादी की प्रशंसा की। पुतिन ने विश्वास जताया कि भारत अपने विकास को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाएगा। भारतीय मूल के धर्मेश शाह ने अपना प्रतिष्ठित डोमेन नेम chat.com 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर 126 करोड़ रुपए में OpenAI को बेच दिया। यह डोमेन अब सीधे OpenAI की ChatGPT प्लेटफॉर्म पर रीडायरेक्ट होता है। यह डील इंटरनेट की सबसे बड़ी डील में से एक है। गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए झारखंड में नौकरियों को हड़प रहे हैं और झारखंड की लड़कियों से शादी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही हैं क्योंकि ये नौकरियां घुसपैठियों को दी जा रही है। जिम्बाब्वे सरकार ने व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। ग्रुप एडमिन को इसके लिए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास आवेदन करना होगा और $50 यानी कि 4,000 रुपये का शुल्क देना होगा। ये फैसला गलत जानकारी फैलाने से रोकने के लिए लिया गया है। कनाडा सरकार ने स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम SDS प्रोग्राम समाप्त कर दिया है। अब अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को वीज़ा के लिए 8 हफ्ते तक प्रतीक्षा करनी होगी। पहले यह प्रक्रिया केवल 20 दिनों में पूरी हो जाती थी। इससे भारत सहित अन्य देशों के छात्र प्रभावित होंगे, जहां लगभग 4,24,000 भारतीय छात्र कनाडा में अध्ययन कर रहे हैं। पाकिस्तान सरकार ने संसदीय मंजूरी के बाद थल सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुखों का कार्यकाल 3 से 5 साल कर दिया है। पहले यह कार्यकाल 3 साल का था। इससे सेना प्रमुखों की रिटायरमेंट उम्र 64 साल से बढ़ गई है। अब वे 5 साल तक सेवा में रह सकते हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI ने जोमेटो और स्विगी की प्रतिस्पर्धा कानूनों का उल्लंघन करने का दोषी पाया। जांच में पता चला कि दोनों प्लेटफॉर्म कुछ रेस्टोरेंट्स को स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे थे। CCI ने दोनों कंपनियों को सुनवाई के लिए बुलाया है। इसरो प्रमुख डॉक्टर S सोमनाथ ने कहा है कि भारत का लक्ष्य 2040 तक चांद पर एक भारतीय को उतारना है। इसके लिए अंतरिक्ष स्टेशन बनाना जरूरी है। माइक्रोग्रेविटी रिसर्च और स्पेशल स्पेस मिशन के लक्ष्यों को हासिल करना होगा। फिलहाल इसरो लर्निंग फेज में है। भारतीय क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। ICC ने PCB को ईमेल भेजकर ये जानकारी दी। PCB ने इस मामले में सरकार से परामर्श लेने के लिए ईमेल भेज दिया है। भारत के इस फैसले से पाकिस्तान की मेजबानी पर संदेह है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में ID कार्ड अनिवार्य किया है। सभी अधिकारियों कर्मचारियों को पहचान पत्र दिया गया है। बिना ID कार्ड के सचिवालय में एंट्री नहीं मिलेगी। यह नियम अवंचित लोगों के प्रवेश को रोकने के लिए लागू किया गया है। ओडिशा सरकार ने महिला कर्मचारियों को सालाना 12 दिन की पीरियड लीव देने का फैसला किया है। इससे पहले बिहार, केरल और सिक्किम में ही पीरियड लीव को लेकर नियम थे। बिहार में 1992 से महिला कर्मचारी हर महीने 2 दिन की पीरियड लीव ले सकती है।
अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स का वजन स्पेस में रहते हुए तेजी से घट रहा है। 155 दिन बाद आई तस्वीरों में उनका वजन सूख रहा है। वैज्ञानिक उनका वजन को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। उनकी सेहत पर नजर रखी जा रही है। भारत सरकार ने फर्जी कॉल्स पर रोक लगाने के लिए 1.77 करोड़ मोबाइल नंबर बंद किए। टेलीकॉम विभाग और ट्राई ने मिलकर ये कदम उठाया है, जिससे देश के 122 करोड़ से ज़्यादा टेलीकॉम यूजर्स की सुरक्षा होगी। अब ऑपरेटर खुद ही मार्केटिंग और फर्जी कॉल्स को रोक सकते हैं। भारत में मिलावटी खाद्य पदार्थ बनाने बेचने पर कड़ी सजा हो सकती है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के तहत 1 लाख रुपए तक का जुर्माना और 6 महीने से 7 साल तक की सजा हो सकती है। मिलावट से मृत्यु होने पर आजीवन कारावास या 10 साल की कैद हो सकती है। केरल सरकार ने 2 IAS अधिकारियों को निलंबित कर दिया। गोपाल कृष्णन पर आरोप है कि उन्होंने धर्म के आधार पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, जिसमें मलयाली हिंदू अधिकारी शामिल थे, जबकि एन प्रशांत पर वरिष्ठ अधिकारियों की आलोचना करने का आरोप है। गोपाल कृष्णन ने फोन हैकिंग का दावा किया। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट जारी है। सेंसेक्स 820 अंक गिरकर 78,675.18 पर और निफ्टी 257 अंक गिरकर 23,883.45 पर बंद हुआ। विदेशी निवेशकों की निकासी और बड़ी कंपनियों के निराशाजनक परिणामों से बाजार अस्थिर है। विशेषज्ञों के अनुसार सुधार के संकेत नहीं दिख रहे हैं। सोने की कीमत में आज 355 रुपये की गिरावट दर्ज की गई, जिससे 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 77,027 रुपये पर आ गया। चांदी की कीमत भी 297 रुपये गिरकर 90,833 रुपये प्रति किलो हो गई। दोनों कीमतों में इससे पहले ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड दर्ज किए गए थे। EPFO सदस्यों की संख्या में 7.6% की वृद्धि हुई है, जो 2022 से 23 तक 6.85 करोड़ से बढ़कर 2023 से 24 तक 7.37 करोड़ हो गई। योगदान करने वाले संस्थाओं की संख्या में 6.6% बढ़कर 7.66 लाख हुई। EPFO की बकाया राशि वसूली में 55.4% की वृद्धि दर्ज की गई। नीवा भूपा हेल्थ इंश्योरेंस के IPO के लिए आज आखिरी दिन है। ये इशू 2 दिन के लिए 1.24 गुना सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल निवेशक न्यूनतम 1 लॉट जिसमें 200 शेयर के लिए बोली लगा सकते हैं। अपर प्राइस बैंड 74 रुपये पर 1 लॉट के लिए 14,800 रुपये का निवेश आवश्यक है। भारतीय रुपये शुरुआती कारोबार में 84.38 प्रति डॉलर पर पहुंच गया, जो इसका अब तक का सबसे निचला स्तर है। विदेशी पूंजी की निकासी और घरेलू शेयर बाजारों में नरमी के कारण यह गिरावट दर्ज की गई। शुक्रवार को रुपया 84.37 पर बंद हुआ था। केंद्र सरकार EPF की न्यूनतम वेतन सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये कर सकती है। इसके अलावा कंपनियों के लिए EPFO के साथ जुड़ने की कर्मचारी संख्या 20 से घटाकर 10 से 15 की जा सकती है। इससे कर्मचारियों की EPF खाते में अधिक रकम जमा होगी और EPS योगदान भी बढ़ेगा। ONGC का दूसरी तिमाही का मुनाफा 25% घटकर 10,273 करोड़ रुपए हुआ। पिछले साल की समान तिमाही में यह 13,703 करोड़ रुपए था। हालांकि कंपनी का रेवेन्यू 7.25% बढ़कर 1.58 लाख करोड़ रुपए हुआ। शेयर धारकों को 6 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड मिलेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आंध्र प्रदेश में 65,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है। यह निवेश क्लीन एनर्जी के लिए 500 कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट स्थापित करने के लिए किया जाएगा। इससे अगले 5 साल में 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और बंजर जमीनों का उपयोग होगा। भारत में खुदरा महंगाई दर अक्टूबर में 6.21% हो गई, जो सितंबर में 5.49% थी। सब्जियों और खाद्य तेलों की कीमतों में वृद्धि के कारण ये वृद्धि हुई। सरकार ने खाद्य तेलों पर आयात शुल्क में 20% की वृद्धि की, जिससे महंगाई बढ़ी और लोगों के किचन बजट पर बोझ पड़ा। केंद्र सरकार ने विदेशी चंदा प्राप्त करने वाले NGO पर सख्ती बढ़ा दी है। धर्मांतरण विरोध प्रदर्शन, विकास विरोधी गतिविधियों में शामिल या आतंकवादी कट्टरपंथी समूहों से जुड़े NGO का लाइसेंस रद्द किया है। वार्षिक रिटर्न न देने वाले NGO पर भी कार्रवाई होगी। जापान के शिगेरू इशिबा फिर से प्रधानमंत्री चुने गए हैं। उन्होंने 30 वर्ष में पहली बार हुए प्रधानमंत्री के चुनाव में 221 में से 160 वोटों से जीत हासिल की। इशिबा लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष हैं और इससे पहले रक्षा मंत्री और कृषि मंत्री रह चुके हैं। आतंकी संगठन हिजबुत तहरीर भारत में सक्रिय हो गया है। सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर है। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में स्लीपर सेल मिले हैं। NIA की जांच में पता चला है कि सदस्य देश भर में फैले हुए हैं और सीक्रेट ऐप पर मीटिंग करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने झारखंड के पलामू में PM मोदी और CM योगी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी और योगी के बयानों में असंगति है। पहले वे तय करें कि कौन सा नारा चलेगा। खड़गे ने आरोप लगाया कि उनकी मंशा देश की एकता तोड़ना है।
खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दी। उन्होंने वीडियो जारी कर कहा कि 16 से 17 नवंबर को अयोध्या में हिंसा होगी और हिंदुत्ववादी विचारधारा की जन्मस्थली की नींव हिला देंगे। कनाडा के हिंदू सांसद चंद्र आर्य को भी धमकी मिली। इसी के साथ समाप्त होती हैं आज के देश विदेश की तमाम बड़ी खबरें। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।